3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मित्तल अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज। रेजिडेंट डॉक्टर की डिलीवरी नवजात की 6 दिन बाद मौत, डॉक्टर प्रीतम कोठारी पर है आरोप। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। परिवादी जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर सुनील झांझरिया ने कृष्णगंज थाने में मित्तल अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतम कोठारी, डॉक्टर जयश्री और डॉक्टर धर्मेंद्र सहित अन्य डॉक्टर्स के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। डॉक्टर सुनील झांझरिया ने बताया कि उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिमा को प्रसव पीड़ा के बाद डॉक्टर प्रीतम कोठारी के कहने से मित्तल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां लगातार लापरवाही के चलते उनके नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर सुनील के मुताबिक पिछले 9 माह से डॉक्टर प्रीतम कोठारी से ही इलाज चल रहा था और उनके कहने पर ही उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में जच्चा और बच्चा का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते नवजात बच्चे की 6ठे दिन मौत हो गई। पुलिस की देखरेख में बच्चे का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डॉक्टर सुनील झांझरिया ने मांग की है कि दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो सके। कौन सा अस्पताल का है? सर, ये मित्तल अस्पताल का मामला है। यहाँ पर चेन ऑफ डॉक्टर्स जो है नेग्लिजेंसी की वजह से इन्होंने बार बार नहीं देखने की वजह से ये मामला हुआ है। मेरी बच्ची की आज जो है 6ठे दिन बाद में दम तोड़ दिया उसने। ये जो सर हम लोग शुरू से लेकर पूरे 9 महीने तक डॉक्टर प्रीतम कोठारी को हम दिखाते रहे, टाइम टू टाइम ने उनके साथ विजिट किया। लास्ट में जब हमारे 26 तारीख को हमने मैडम को फ़ोन किए पेट दर्द की शिकायत की, तो मैडम ने कहा कि ठीक है एक बार मैं तो नहीं देख सकती। मैडम ने हमें देखने से मना किया। वहाँ पर बोली इस तरह से इमरजेंसी में दिखा लो। इमरजेंसी में बात हुई तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि भैया आज नहीं तो आप घर चले जाओ, कल दूसरे दिन आज। दूसरे दिन हम गए तो मैडम के घर गए हम दिखाने। मैडम ने घर देखा, आराम से सोनोग्राफी चेक की, बच्चा जच्चा सब नॉर्मल बताया उन्होंने। तो हमने कहा कि भाई बच्चा के एक बार बोले ना बच्चा दर्द कम है तो दर्द बढ़ाने के हम इंजेक्शन लगवाएंगे, आप चले जाओ वहाँ भर्ती हो जाओ। तो हमने मैडम से रिक्वेस्ट की, मैडम एक पीवी जांच होती है वो करके देख लो। मैडम ने कहा नहीं, वो कोरोना की वजह से वो हाथ मरीजों के हाथ भी नहीं लगाना चाहती, इसलिए उन्होंने उस बात को हल्के में ले लिया और हमें सीधे भेज दिया। हम लोग यहाँ भर्ती हुए तो भर्ती हमने उन्होंने दर्द के इंजेक्शन बढ़ाते रहे पूरी रात भर। यहाँ जो पूरी रात भर डॉक्टर काम कर रही थी वो एक बताया जा रहा है कि होम्योपैथी की डॉक्टर है, डॉक्टर जयश्री करके हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर तो इसके योग्य नहीं है। मतलब पूरी रात हमें इस भी चीज़ से अनभिज्ञ रहे। मतलब फिर उसके बाद 14 घंटे तक वो दर्द के मारे वो सहन चलते रहे। बच्चा सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। तो डॉक्टर जयश्री ने अपने मतलब वो समझ नहीं पाई चीज़ों को कि भी बच्चा नॉर्मल होने वाला है ही नहीं। कभी बच्चा जहाँ था वहीं पड़ा रहा, मतलब उससे नीचे कभी सरका ही नहीं था वो। तो उन्होंने क्या है कि लास्ट में बच्चे की जो है 2 थैली वो फोड़ दी। मतलब उसके बाद से ये समस्या बनती गई, बढ़ती गई, मामला बिगड़ता गया। और फिर अचानक फान में मैडम को फ़ोन करके इमरजेंसी बुलाना पड़ा उन लोगों को। तो डॉक्टर जयश्री को फिर जो मैडम आई तब भी उन्होंने एक बार आके नहीं चेक किया कि भाई बच्चे को जो है एक बार देख लो माँ को कि क्या दिक्कत हो रही है बच्चे को। मैडम बैठ के कुर्सी पर 10 मिनट तक उनको आदेश देती रही, निर्देश मौखिक आदेश देती रही, तब भी उन्होंने नहीं देखा। पर जब उनको पता लगा कि मामला नहीं हो रहा, नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने नीचे जो है एक एपिजियोटमी कट भी लगा दिया, जो कि बहुत नहीं लगाना चाहिए था उनको। -2 एडिस्टेशन पर नहीं लगा, जो मैं समझता हूँ नहीं लगाना चाहिए था, वो भी लगा दिया। फिर मानते हैं अस्पताल की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की जान गई। ये लापरवाही है हर स्टेप पर जो है ना, इन्होंने मतलब हर स्टेप पे देखें तो इन्होंने क्या है कि गौर किया ही नहीं उस बच्चे को। 14 घंटे तो मैडम का नहीं देखना, मैडम का बच्चों को खींच तान के निकालना, ऊपर कूद के पेट पर कूद के बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं निकला तो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन नहीं दी जा रही बच्चे को। रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई, कृष्णगंज थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब क्या बच्चे का पोस्टमार्टम किस बच्चे के पोस्टमार्टम में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई बच्चे को उन्होंने कितना इंजरी दी है, हेड इंजरी दी है, कुछ दिया है, तो वो चीज़ें सामने आएंगी हमारे लिए। बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। जो भी इनको जिन्होंने किया है इनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए।
और ये चीज़ है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कम आने वाले जो है लोगों के लिए ये समस्या नहीं, हमारे साथ जो हुआ तो हो गया, लेकिन कम से कम जो लोग हैं दूसरे लोग उनके लिए सुविधा हो कि भाई ऐसी लापरवाही से मतलब बच्चों की जान नहीं जाए। तो कौन से हॉस्पिटल की है? ये मित्तल अस्पताल की है। उनके मित्तल हॉस्पिटल की लापरवाही है। मित्तल हॉस्पिटल और प्लस उनकी जो डॉक्टरों की चेन है और वो सब लोग इसमें सब लापरवाही की वजह से है। उस हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टरों के नाम पर तो कुछ है नहीं, सिर्फ साफ सफाई गार्डों का काम बस, और कुछ नहीं है उस हॉस्पिटल में। किशनगंज थाने के एएसआई राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे का जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। किस तरह का मामला सामने आया, क्या हुआ? कल दिनांक 2 नवंबर 2020 को डॉक्टर श्री सुनील झांझड़िया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पत्नी को दिनांक 28 अक्टूबर को मित्तल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई थी। तो डिलीवरी के दौरान ही डॉक्टर प्रीतम कोठारी, डॉक्टर जयश्री, डॉक्टर धर्मेंद्र मित्तल प्रशासन द्वारा लापरवाही पूर्वक मेरी बच्ची की डिलीवरी कराने की वजह से मृत्यु हो गई आज दिनांक 2 नवंबर को। तो मुकदमा दर्ज कराया थाना में। सर कितने महीने की बच्ची? 6 दिन की मात्र। तो रिपोर्ट दर्ज हो गई थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ 304 आईपीसी में। क्या बोर्ड से हो रहा और मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पंचशील नगर इलाके में एडीए अपनी जमीनों पर कब्जा कर रहा है तारबंदी। पिछले 60 सालों से जमीनों पर रह रहे लोगों ने जताया विरोध, एडीए की कार्रवाई को किया बाधित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को पंचशील इलाके में पिछले 60 वर्षों से रह रहे लोगों की जमीन पर अजमेर विकास प्राधिकरण के दल ने कब्जा करने के लिए वहां जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाकर तारबंदी करना शुरू किया, तो वहां रह रहे लोगों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस पर एडीए के अधिकारियों ने मौके पर किशनगंज थाना पुलिस का जाब्ता बुला लिया। गिरदावर मायाधवन ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर ही अपनी जमीन को अधिग्रहित करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रह रहे लोगों के हिस्से वाली स्टे की जमीन को छोड़कर एडीए अपनी ही भूमि पर कब्जा कर रहा है, जिसका भी यह लोग विरोध कर रहे हैं। कार्रवाई करी और किस तरह की कार्रवाई की गई? ये ग्राम लोहागल के अंदर कार्रवाई हो रही है श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार। यहाँ पर 2-3 दिन पहले एडीए के बोर्ड भी गाड़ दिए गए थे और उसके बाद आज हमें तारबंदी करने के लिए यहाँ भेजा गया। तारबंदी के लिए हम यहाँ मौके पर मौजूद हुए, तो तारबंदी की कार्रवाई शुरू होने से पहले इन ज़मीनों से संबंधित कुछ लोग हैं, उन्होंने ये कार्रवाई करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास स्टे हैं। इनके स्टे के कागज़ देखे गए, स्टे इनके पास 2 बीघा 5 बीसा ज़मीन के ऊपर है, लेकिन ज़मीन यहाँ पर बहुत बड़ी है, वो हमारी एडीए की है। इनके जो स्टे वाले जगह है वो उनको छोड़कर बाकी सारी एडीए की ज़मीन पर तारबंदी की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बार बार परेशानी खड़ी कर रहे हैं, इसलिए पुलिस जाब्ते को बुलाया गया और कार्रवाई कराई जाए। विरोध भी हुआ यहाँ? विरोध तो हो रहा है, लेकिन अब हमारी एडीए की ज़मीन है तो उसे हमें करना ज़रूरी है। जमीन पर पिछले 60 वर्षों से रह रहे जालिम काठात ने बताया कि वर्ष 1971 में जमीन खरीदी थी, तब से यहाँ रह भी रहे हैं और खेतों में फसल भी बो रहे हैं। पूरी जमीन पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन एडीए अपनी बताकर इन पर कब्जा जमाने पर उतारू है। कार्रवाई की गई और क्या है? हाजी साहब, जमीन पे स्टे होबा के बावजूद भी अशोक गहलोत की सरकार है, भी के बावजूद भी मागे ने फेंक रिया आए धन कजी और जे रिया, मकान तोड़ रिया, सब कुछ मैंने घरों बेदखल कर रिया। जमीन 71 की खरीदी हुई है हमारी। उसके बाद कागज लेके वहाँ जाते हैं, रेणु जयपाल हमारी कोई सुनती नहीं, कागज और फेंकती है। क्या ये है साहब? हम आज के नहीं रह रहे, 71 से रह रहे हैं यहाँ, या झूपड़ी में रह रिया और खेत खड़े हुए हैं, देख लो आपकी आंखों से। खेतों के अंदर अभी ये बोने की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग तारबंदी कर रहे हैं। क्या कहाँ जाए हम? हमारे इसकी सरकार में कोई हमारी सुना ही नहीं है। ये है साहब। अब आप लोग है हमारा तो सारा, अब आप लोग सारा है तो आप लोग थोड़ी व्यवस्था करो, मागी सुनाई करो। बढ़ जावा तो एक नहीं सुने मागी। हाय कलेक्टर साहब के जावा साहब धनो जेवा, कलेक्टर साहब के जावा धनो जेवा, हाय पचे में वाटी भी जावा और सचिन है। इसी पूरी जमीन पे स्टे है, पूरी जमीन पे स्टे है। खाई तो माँ की कोई सुनाई नहीं कर रहा। खाई जो यार माँ को वकील आवे तो वकील तक आती बिक गई महीने।
अरे आज कोई नहीं आया, आज तो कोई नहीं आया, आज तो कोई नहीं आया। एडियाला है ना, एडियाला खड़ा है साहब, एडियाला टोटल खड़ा है ना, ये खड़ा एडिया गाड़ी खड़ी है। कमला ने बताया कि जमीन के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। यदि सरकार ने फिर भी हमारी जमीनों पर कब्जा किया तो मुख्यमंत्री तक शिकायत की जाएगी। सर हमारी जमीन हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, कोई यहाँ पेंसिल भी नहीं बसी। पेंसिल में रोड का भी आता पता नहीं भाई यहाँ रोड निकले। जब भी मैं रह रहा, जब सरकार कोई परेशानी नहीं थी, एक मतलब 3 महीने में हमारे को इतनी परेशानी कि हमारे खेत बारे मेरी दादी सास का हाथ की खरीदी हुई जमीन, हम कोई फोकट से नहीं, लोग बाग ऐसे ही रह रहे, उनको कुछ परेशानी नहीं है। और माँ के खाते पर ये जमीन है, कागज है, उसके मैडम के पास कागज ले जाते तो वो देखती तक नहीं, फेंक देती कागज को। हमारी कोई गरीबों की कोई जो भेज रही है उनके पास पैसे तो खरीद के भेज रही है, हमारे पास कोई पैसे नहीं तो हम कैसे लड़े। तो हमारी फोकट की क्वेश्चन है, एड्डे वाले कोस रही है जबरदस्ती। और तारबंदी एड्डे वाला आके 2 दिन पहले आया तो बोले कि हम यहाँ वोट कसम खा के गए, मतलब पटवारी गद्दार साहब सब भाई कि ये वोट रोप रही है, वहाँ तक हम तार करेंगे, आगे नहीं जाएंगे खेत के अंदर। तो ठीक है भाई रोप लो तुम। अभी आए जो पूरा खेत के अंदर तारबंदी करने लग गए तो हम कहाँ जाओ, हमारी कोई सुना ही नहीं करते। हम इतने कम से कम 30-40 परिवार है, 40-50 परिवार है, हम इतने जने यहाँ पे रह रहे हैं। मकान आगे क्या करोगे आप? आगे हमारी जमीन को कोस रही है, हम कलेक्टर साहब के जाएंगे, धरना लगाएंगे, हमारे हम कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमारा ये मतलब आगे तार ऊपर कोई बात नहीं, मगर हमारे बेवत खेत रोक देवे। मेरा नाम कमला है और समदा जी के नाम जमीन है, समदा जी हंजारी जी के नाम जमीन है। और उनका बेटा ये सबसे बड़े शौकीन जी है, उनके छोटे भाई है जालिम जी। आरटीई के तहत एक भी प्रवेश नहीं देने पर संस्कृति स्कूल के खिलाफ दिया ज्ञापन। बच्ची और बच्ची के अभिभावकों के साथ युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत हर स्कूल को 25% प्रवेश आरटीई के तहत देना लाजमी है। इसके बावजूद भी संस्कृति स्कूल ने सरकार के इन आदेशों की अवहेलना की है। पिछले 3 साल से एक भी बच्चे को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया गया। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुनील लारा ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर संस्कृति स्कूल द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाते हुए विद्यालय का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। सर ये देखिए एक मामला है सर, अजमेर शहर की एक स्कूल है संस्कृत स्कूल, जिसमें 3 साल से आरटीई में एडमिशन नहीं ले रही है स्कूल। और इस साल भी कई बच्चों ने फॉर्म भरे थे और फॉर्म के बाद जब उन्होंने 3 महीने बाद परिवार को, लोगों को, अभिभावक को तो पहले यही कहा कि पोर्टल पर देखना, समय ख़राब किया उनका। और जब लास्ट में 3-4 महीने बाद जब वो पोर्टल पर उन्होंने देखा तो पोर्टल पर एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं था। उसमें जैसे यही कारण लिखा था, अन्य कारण या प्रवेश के समय बालक ने सूचना नहीं ली या समय नहीं लिया। तो साहब ये कोई कारण नहीं। कौन सा ऐसा बच्चा है जो आरटीई में एडमिशन मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। ये बच्ची है साहब, पहल कायड में रहती है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं दिया। और यहाँ तक कि 1 साल में नहीं, 3 साल से वो स्कूल एडमिशन नहीं ले रही है। राज्य सरकार की जो आरटीई के जो एडमिशन की है वो स्कूल उसके नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। सारी स्कूल एडमिशन ले रही है, वो स्कूल कौन सी जो होती है जो एडमिशन नहीं ले रही है। तो हमने इसकी शिकायत डीओ साहब को भी की थी, कलेक्टर साहब को भी की थी और आज संभागीय आयुक्त को की है। और अब हमारा अगर संभागीय आयुक्त मैडम हमारी अगर कार्रवाई नहीं करती है, नहीं सुनती है, तो हम इसके आगे जाकर के जयपुर में मुख्यमंत्री साहब के से भी मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। उसके बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया, या तो बच्ची को एडमिशन दे और उस स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई करे जो अब तक वो नहीं कर रही है एडमिशन। सर नोटिस जारी किया है, तो नोटिस तो सर देखो एक फॉर्मेलिटी हो गई सर। आप तो कार्रवाई करो, जब आपको नोटिस का जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप कार्रवाई करो, मान्यता रद्द करो ऐसी स्कूल की। तो मान्यता रद्द करनी चाहिए। आज 15 से 20 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं आप सर? ऐसा नहीं मतलब आपकी सरकार है, आपकी सुनाई सर सरकार तो हमारी तो सपोर्ट कर रही है सर। आज सरकार नहीं होती तो आज हम यहाँ तक कैसे करते। आज हमने मुख्यमंत्री साहब को भी अब करेंगे शिकायत, गोविंद गटोसरा जी को भी करेंगे। यहाँ तक जब प्रशासनिक अधिकारी जब हमारे बैठे हैं अजमेर में लगाए हुए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हम ऊपर जाएंगे साहब। भैया इस मामले में आपने स्कूल प्रशासन से बात करी है? सर स्कूल प्रशासन से तो डीओ अधिकारी बात करेंगे ना सर। हम क्या करें, देवी सिंह कच्छावा जी है, सीबीएसई है, उनके अधिकारी जो उनके अधीन आते हैं वो लोग बात करेंगे।
दरअसल सौरभ डीडवानिया ने अपनी पुत्री पहल का प्रथम कक्षा में आरटी में प्रवेश के लिए संस्कृति स्कूल में आवेदन किया, जिसके लिए दस्तावेज भी जमा कराए गए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी। जब खुद जाकर मिले तो अन्य कारण बताते हुए प्रवेश नहीं होना बताया गया। इस मामले में वर्ष 2020-21 का ऑनलाइन आवेदन रिकॉर्ड खंगाला गया तो विद्यालय में एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद शिकायत की गई और मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा ने संस्कृति स्कूल को नोटिस भेजकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन बावजूद इसके विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चे के अभिभावक आज संभागीय आयुक्त को शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी इस मामले में शिकायत की जाएगी। मैंने जब ये आरटी के तहत प्रवेश की प्रक्रिया जारी की गई थी, उस समय मैंने जो आरटी में प्रवेश के ऑनलाइन किया। ऑनलाइन होने के बाद मैं लॉटरी में 6ठी मेरिट नंबर इस पहल का था, तो मैंने इस विद्यालय से संपर्क किया, डॉक्यूमेंट जमा कराया। डॉक्यूमेंट मैंने जब जमा कराए तो उसमें विद्यालय के जो कार्मिक थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिसीव्ड नहीं थी और यही कहा कि पोर्टल पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा और अगर कोई कमी रहती है तो आपको फ़ोन द्वारा सूचित किया जाएगा, जबकि उन्होंने कोई फ़ोन से सूचित नहीं करा। और विद्यालय में यही कहा गया कि हमें इस आरटी के नियम की जानकारी नहीं है और विद्यालय के अन्यत्र दूर कहीं बैठे हुए श्री आरपी शर्मा जी, जो कि इस कार्य को देख रहे हैं, जो कि 65 वर्ष के हैं, जो कि विद्यालय में जब भी मैं गया जब मिले नहीं। और श्री सुनील कुशवाहा ने मुझे ये जवाब दिया कि आपको जो भी आपकी कमी रहती है उसको फ़ोन पर पूरी कर दी जाएगी। और मैंने जब पोर्टल पर देखा तो अन्य कारण लिख करके मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया गया, जिसके तहत मैंने उसके आगे की फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपकी आगे शिकायत करूंगा, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप कहीं भी शिकायत कर दें, आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, कितने टाइम से आप परेशान हो रहे थे? ये सर मुझे हो गया आज 4 महीने हो गए। पहले भी आपने आरटी का फॉर्म भरा था उसी? आरटी का पहली बार मैंने भरा इसमें, इसी सत्र में, और उसी वहीं के क्राइटेरिया के निवासी हैं और पूरे इनके डॉक्यूमेंट मैंने सभी तैयार करने के बाद फॉर्म की कार्रवाई करी। बुधवार दोपहर 3 बजे बाद आपातकालीन सेवाओं सहित समस्त चिकित्सकीय सेवाएं रहेंगी बंद। डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेजिडेंट्स का प्रदर्शन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट और अभद्रता की घटना के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज एक आवश्यक मीटिंग कर 4 नवंबर बुधवार को शाम 3 बजे बाद से कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया है। जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्र हुए समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने बताया कि 27 अक्टूबर को आपातकालीन विभाग में रेजिडेंट्स के साथ भटनागर परिवार ने गाली गलौच, अभद्रता और मारपीट की थी, जिसके खिलाफ रेजिडेंट्स की ओर से सदर कोतवाली थाने में भटनागर परिवार के 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूर्व में पुलिस ने मृतक के 20 वर्षीय बेटे को गिरफ्तार किया, लेकिन अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में प्रभास भटनागर के परिजनों द्वारा हमारे महिला चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट, गाली गलौज किए गए, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर हम निरंतर रूप से प्रशासन को शांतिपूर्वक निवेदन कर रहे थे। उनमें से अभी भी मुख्य आरोपी और बाकी परिजन अभी भी फरार चल रहे हैं, प्रशासन द्वारा अभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। आज इसी को देखते हुए जीबीएम बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि कल 4 नवंबर 2020 को शाम 3 बजे बाद जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट पूर्णकालिक बहिष्कार पर रहेंगे और हमारी मांग ये है कि उनको दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि यदि 24 घंटे में सभी नामजद लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अस्पताल में कोई काम नहीं किया जाएगा। बुधवार दोपहर 3 बजे बाद से समस्त चिकित्सकीय सेवाओं के साथ ही आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेंगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेगी। अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सभी प्रकार के कार्य बंद रहेंगे।
टाइमिंग कितने बजे से क्या? दिनांक 4 तारीख से दोपहर के 3 बजे बाद में सभी प्रकार की सेवाएं बंद रहेगी। वो डॉक्टर अभिषेक, वाइस प्रेसिडेंट आरडीओ। कल से शुरू होगी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया। 4 चरणों में होंगे चुनाव। 9 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन। 10 को होगी स्कूटनी और 11 को वापस लिए जा सकेंगे नाम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना कल से जारी की जाएगी। इसके पूर्व मंगलवार को समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जो कि उपखंड अधिकारी भी हैं, का ओरिएंटेशन प्रोग्राम कलेक्ट्रेट सभागार में रखा गया। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि 23 नवंबर को चुनाव का पहला चरण शुरू होगा, 27 नवंबर को दूसरा चरण और चौथा व अंतिम चरण 5 दिसंबर को संपन्न होगा। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव 10 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। चुनावों के लिए नामांकन 9 नवंबर को भरे जाएंगे। 10 नवंबर को स्कूटनी होगी और 11 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल से पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा। उस बाबत ही आज सभी रिटर्निंग अधिकारी, जो उपखंड अधिकारी हैं और साथ में जिला परिषद के चुनाव में भी ARO हैं, उन सब का एक ओरिएंटेशन था और सभी के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा भी थी। कल से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू है सुबह 11 बजे से और ये नॉमिनेशन 9 नवंबर तक चलेंगे और 10 को स्क्रूटनी और 11 तक विड्रॉल है। तो ये प्रक्रिया चुनाव की रहेगी। इसके बारे में सभी अधिकारियों से चर्चा की और उनको एक बार ओरिएंट किया गया। प्रदेश में 6, 7 और 8 नवंबर को होने जा रही है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। परीक्षा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस महानिदेशक ने जिला मुख्यालयों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के निक सेंटर पर मंगलवार को पुलिस महानिदेशक ML लाठार और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती गोविंद गुप्ता ने समस्त जिला मुख्यालय के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। IG हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि संभाग के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर तय समय से आधा घंटा पहले ही पहुंचकर प्रवेश लेना होगा। कोरोना महामारी के नियमों की पालना करनी होगी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय नियमों की पूरी जानकारी लें ताकि किसी को परीक्षा के दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि 40 स्थान वाले कक्ष में 20 परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा देनी है। अजमेर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुर्जर आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच जिला पुलिस को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराना चुनौती भरा काम है, पर पुलिस ने परीक्षा सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराने की समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, जीआरपी प्रभारी सुशीला विश्नोई सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। जी सर, इस संबंध में वीसी थी और आज वीसी थी जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने जा रही है 6, 7 और 8 तारीख को। उसको लेके हमारी जो तैयारियां हैं पुलिस मुख्यालय ने उसकी मॉनिटरिंग के हिसाब से हमारे साथ में फील्ड में पदस्थापित जो एसपी जो आईजी हैं उनके साथ में विचार विमर्श किया था, सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया था और सारी व्यवस्थाओं का जो हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं और उन्होंने क्या क्या अपेक्षाएं हमसे कर रखी हैं उसके बारे में बातचीत हमारी हुई है। आप लोगों के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने के लिए बाहर के ज़िलों से अजमेर में, भीलवाड़ा में, नागौर में या टोंक में यानी कि अजमेर संभाग में जो भी आएंगे या अजमेर संभाग के परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो बाहर जाएंगे उनसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो है परीक्षा वो अलग अलग पारियों में हो रही है। सुबह की जो पारी 9 से 11 की है उसके लिए प्रवेश का भी, हालांकि उनको जो डाउनलोड करेंगे अपना परमिशन कार्ड उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि 2 घंटे पहले उसको ओपन कर रहे हैं अंदर एंट्री को और समय जो है उससे आधा घंटे पहले क्लोज कर रहे हैं। तो कोविड के कारण डिस्टेंसिंग को भी ध्यान रखना है, बाकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम से पहले जाएं। ये ना सोचें कि भाई 9 बजे शुरू होगी तो मैं 9 बजे जाके पहुंच जाऊंगा, ऐसा अभ्यर्थी ना सोचे, समय से पहुंच जाएं। अजमेर में किस तरह की व्यवस्था कर रखी है परीक्षा केंद्र? परीक्षा केंद्रों पे माकूल इंतजामात हैं। सभी परीक्षा केंद्रों को व्यक्ति से घूम के पुलिस अधीक्षक साहब ने देख लिया है सभी जगह पे, मैंने भी कुछ जगह का राउंड लिया है और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें भी ध्यान रख रहे हैं। हालांकि परीक्षा का आयोजन जो है हमने कंपनी को दे रखा, वो कंपनी करवा रही है, लेकिन सारी व्यवस्था का जिम्मा देखना हमारा है, बाकी परीक्षाओं की तरह लॉ एंड ऑर्डर देखने के साथ साथ। तो आप देखेंगे कि अगर किसी कक्ष के अंदर अगर 40 लोगों के बैठने की है तो उसमें अभ्यर्थी 20 ही बैठे मिलेंगे आपको, ताकि पर्याप्त उनको डिस्टेंसिंग उनके बीच में रहे। अजमेर में कितने केंद्र बने हैं परीक्षा के लिए? अजमेर के टोटल केंद्रों की संख्या 23 है, 23 है। पेपर को लेकर जो रखने की व्यवस्था, पेपर रखने की व्यवस्था बिल्कुल माकूल है, सुरक्षा उसकी माकूल है, स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, उस पर डबल गार्ड है, रात और दिन पहरा है, उसके ऊपर हथियारबंद गार्ड है। और बताइए क्या सुरक्षा चाहिए? ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर तैयार किए उम्मीदवारों के पैनल। जिला समन्वय समिति, चुनाव प्रबंध समिति और प्रभारियों के साथ संयोजक हुए शामिल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता इन में भारतीय जनता पार्टी की जिला समन्वय समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, पंचायत समितिवार नियुक्त किए गए प्रभारी और संयोजकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत चुनाव जिला प्रभारी अलवर विधायक संजय शर्मा, जिला देहात प्रभारी कन्हैयालाल चौधरी, सांसद भागीरथ चौधरी, देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, प्रदेश मंत्री वंदना डोगिया सहित समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि प्रथम चरण में आवेदन लिए गए थे, दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर समीक्षा कर पैनल बनाए गए और आज तीसरे चरण की बैठक का आयोजन कर पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं। उम्मीदवारों की योग्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि वैचारिक कार्यकर्ता हो, जिताऊ और टिकाऊ हो और वार्ड का वासी हो, ऐसे व्यक्ति का निचले स्तर पर चर्चा कर चयन किया गया है। भूतड़ा ने बताया कि 32 वार्डों से पैनल तैयार कर बुधवार को प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी जिला परिषद में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आज बीजेपी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर आगाज किया है, क्या करें? राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। प्रथम चरण में हमने आवेदन लिए थे, द्वितीय चरण में हमने पंचायत स्तर तक समीक्षा कर करके पैनल बनाए और ये तृतीय चरण की आज ये बैठक होने जा रही है, जिसमें पैनल बना कर हम प्रदेश को भेजेंगे और इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और उमंग है
और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की जो जन विरोधी नीतियों के विरोध में, विशेष रूप से ग्रामीण और किसान विरोधी नीतियों के कारण, और यहाँ पर हमें अच्छा विजयश्री प्राप्त होगी। और इसके नाते आज की ये बैठक है और इसमें बैठक के अंदर अंतिम रणनीति बना कर प्रदेश को हम पैनल भेजेंगे। टिकट का आधार क्या है? टिकट का आधार हमारा वैचारिक कार्यकर्ता हो, जीता हो, टिकाऊ हो, पार्टी का उस वार्ड के वहाँ जहाँ पर वार्ड में पैनल बन के आ रहा है वहाँ के लोगों की राय हो। और इसके नाते हमने नीचे स्तर तक सर्वे कराया। अभी भी जिला परिषद में, जहाँ पर अभी आपके उपस्थिति में चर्चा चल रही थी कि अनेक कैंडिडेटों के आवेदन आए, एक बार फिर उन कैंडिडेटों में से श्रेष्ठ कैंडिडेट कौन है उसके लिए भी हम वापस एक बार प्रभारी भेज रहे हैं ताकि हम श्रेष्ठ कैंडिडेट का चुनाव कर सकें। आज की बैठक में कौन कौन? आज की बैठक में हमारे जो पंचायत चुनाव के जिला प्रभारी और हमारे अलवर के विधायक संजय जी शर्मा हैं, हमारे अजमेर देहात के जिला प्रभारी कन्हैयालाल जी चौधरी जो मालपुरा के वो हैं, हमारे सांसद महोदय भागीरथ जी चौधरी है, हमारे मैं जिलाध्यक्ष के नाते मैं स्वयं हूँ देवीशंकर मुतड़ा, और हमारे शहर के प्रियसल जी हाडा है, और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर ओम प्रकाश जी भडाना और निर्वर्तमान जिला प्रमुख और प्रदेश की मंत्री वंदना जी नोगिया हैं, और इस जिले के सारे विधायक, प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक जो चुनाव लड़ाएंगे वो सारे इस बैठक के अंदर उपस्थित है। साथ में जो समन्वय समिति है वो भी यहाँ उपस्थित है। आपसे कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए, तो उन सुझावों को लेकर जैसे बड़े बड़े सुझाव एक ही आया कि एक घर से एक ही टिकट मिलना चाहिए, जो निर्दलीय खड़ा हो उसको पहले जो फॉर्म भरते उसको सिंबल नहीं मिला, तो उन विचारों को लेकर निश्चित रूप से ये अच्छे सुझाव हमारी लोकतांत्रिक में विश्वास करता है, इसलिए हमने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सुझाव लिया है और ये जो सुझाव आए इन पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये दिशा निर्देश अभी प्रभारी जी दे रहे हैं इसी विषय पर, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को हम क्रियान्वित करें। रोडवेज कर्मियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द वेतन दिलाने की मांग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। माकुपुरा स्थित रोडवेज वर्कशॉप पर आज रोडवेज कर्मचारियों ने पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर अपने आक्रोश का इजहार करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द रोडवेज कर्मियों को वेतन दिलाने की मांग की। इंटक के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत चौहान ने बताया कि कोरोना की वजह से जहां वैसे ही लोग परेशान हैं, बावजूद इसके त्योहार आने वाले हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा। देखो, रोडवेज की जो आज कर्मचारी है, हमने सुबह से आज वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश को रहते हुए आज हमने सुबह प्रदर्शन भी करा और इस मांगों को लेकर निगम प्रबंधन को हमने ज्ञापन भी दिया है। और आज सभी प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दुख का कारण है। कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस आर्थिक संकट से लेते हुए किसी न अगर बैंकों से लोन भी ले रहा है तो उसको कोर्ट में खाज वाली काम हो रही है, उसको और पेनल्टियाँ लग रही है। सरकार और प्रबंधन को मिलकर इसमें सकारात्मक प्रयास करने चाहिए ताकि रोडवेज के कर्मचारियों की समस्या दूर हो सके। और जहाँ तक सरकार ने जो कर्मचारियों से सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे वो हर एक वादा सरकार और प्रबंधन को बैठकर निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, आपस में मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगा और अपने कार्यक्रम या आंदोलन को है वो और उग्र करते हुए उसे आगे बढ़ाएगा। भारतीय मजदूर संघ के धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि कहां तो सरकार चुनावी वायदे के तहत रोडवेज कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा दिलाने वाली थी और कहां 2 महीने से पगार तक नहीं दी जा रही। ऐसे में रोडवेज कर्मियों को भूखों मरने की नौबत आ रही है। लोगों ने लोन भी ले रखे हैं जिनकी किस्तें चुकाना भारी है। लिहाजा जल्द से जल्द सरकार रोडवेज कर्मियों को राहत दिलाए, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पर उतारू हो जाएंगे। वर्तमान सरकार जब अपने वादा निभाने के लिए जब सरकार यहाँ पर बनी थी तो रोडवेज कर्मचारियों से उन्होंने वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम 7वां वेतन आयोग लागू रोडवेज विभाग में जल्द करेंगे और समय पर वेतन हमारी प्राथमिकता
पहले रहेगी। लेकिन आज 2.5 साल होने के बाद भी सरकार ने इस विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति कर्मचारी की खराब हो चुकी है, लोन ले रखा उसकी पेनल्टियाँ लग रही है, घर की स्थिति कर्मचारियों की बिल्कुल बेकार हो चुकी है। त्यौहार के सीजन को देखते हुए अभी तक 2 माह का वेतन भी नहीं दिया। सरकार ने जो वादा हमसे किया था वो वादा खिलाफी के उसमें उतर आई है। अब हम लोग अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो इस आंदोलन को उग्र करेंगे। और आज हमने मुख्य प्रबंधक प्रशासन को ज्ञापन दिया है, अगर हमारी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है तो हम कार्यशाला के अंदर कार्य का बहिष्कार करेंगे। मैं लोकल हीरो का प्रचार कर देश के युवाओं का करें उत्साहवर्धन। लोकल फॉर वोकल मॉड्यूल को अपनाने की अपील। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना काल में बेरोजगारी की चरम अवस्था पर हमारे देश के गली मोहल्ले के लोकल युवा जिन्होंने अपने व्यवसाय को परिवर्तन कर नवाचार का उपयोग करते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, वही समाज के असली हीरो हैं। ऐसे लोकल समाज के हीरो का प्रचार प्रसार, उनके संघर्ष को देश के अन्य युवाओं के सामने समाज को पेश करना चाहिए। ऐसे युवा ही समाज के असली हीरो हैं। यह बात स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने दयानंद महाविद्यालय स्थित सभागार में कही। मैसेज आया करता था तो बड़े चौंक के लोग देखते थे, तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय मानी जाती थी। लेकिन अगर किसी के घर में रखा हो और 10 पैसे का भी कोई बेच रहा हो तो दिखता नहीं है। तो कितने सारे व्यवसाय समय के साथ समाप्त हो गए। कोरोना ने एकदम से कईयों को काल की ओर बढ़ा दिया है, ऐसा समय हम देख रहे हैं। पर ये समय दूसरी तरह का भी है, और वो समय इस प्रकार से है कि पहली बार पिछले 20 साल के इतिहास में चाइना से हमारा व्यापार घाटा निरंतर कम होता जा रहा है। कहाँ एक समय $72 बिलियन का घाटा, व्यापार घाटा, ट्रेड बैलेंस जो है हमारे खिलाफ जाता था, तब ये सब कहने लगे थे कि ये 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब जाकर के 45 बिलियन और उससे भी कम होने जा रहा है। कष्ट है लोगों को, बीमारी है, और ये बहुत बड़ी महामारी है। और इससे भी बड़ी जो है महामारी से भी बड़ी व्यापने वाली जो बेकारी है, लाचारी है, वो पांव पसार रही है। पुराने लोग बताते थे कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा काम कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसा काम कर रहा था, 1857 के समय उस समय के लोग क्या करते थे। लेकिन वैसे ही घटनाक्रम इस समय है। और जहाँ पर हम मुहाने पे खड़े हैं, एक तरफ हमारा देश उसी प्रकार से लाचारी, बेकारी की ओर बढ़ सकता है, और दूसरी ओर एक चिंगारी भी पैदा हो रही है। और वो प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ कि देश हमारा आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम लोकल के लिए वोकल बने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना काल के समय देश के कई उद्योग धंधे और व्यवसाय समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में देश के युवाओं में रोजगार को लेकर एक चिंता का माहौल है, परंतु हमारे आसपास समाज में ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपना व्यवसाय समाप्त हो जाने के बाद भी हिम्मत न हारते हुए व्यवसाय को बदलकर देश के अन्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया। ऐसे लोकल हीरो की संघर्ष को समाज के अन्य युवाओं के सामने पेश करने का कार्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति करे। ऑनलाइन मार्केटिंग को आने वाले समय में व्यापारी वर्ग के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से यदि ऑनलाइन बाजार चलता रहा तो हमारे देश के बाजार और उनकी रौनक समाप्त हो जाएगी। दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में बोलते हुए कश्मीरी लाल ने वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और स्वदेशी की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं के योगदान को सराहा। साथ ही उन्होंने लोकल फॉर वोकल को अपनाने की अपील की। उन्होंने समाज का प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने चाइना के सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने भी लोकल फॉर वोकल को अपनाने की अपील की। 28 अक्टूबर को यूको बैंक के सौजन्य से कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विषय था समृद्ध भारत, सतर्क भारत।
उसमें हमारे कॉलेज के तकरीबन 20 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो भी विद्यार्थी रहे उनको आज उनका इनाम बांटे गए थे। और फर्स्ट खुशहाल पंचाली ने पहला स्थान प्राप्त किया और अंकिता पांडे ने द्वितीय और ध्रुव धावा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और आज के एक प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री कश्मीरी लाल जी, उनके हाथों से बच्चों को ये इनाम दिए गए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सुहागिन महिलाएं कल मनाएंगी करवा चौथ। बाजारों में दिखी रौनक। सुहागिन महिलाओं ने रचवाई मेहंदी, खरीदी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं पूरे साल करवा चौथ व्रत का इंतजार करती हैं। दीपावली से पूर्व पर्वों का आगाज करवा चौथ से ही हो जाता है। बुधवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ का त्यौहार देश भर में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व के लिए बाजार सज चुके हैं। करवा के साथ साड़ी, ज्वेलरी और श्रृंगार की दुकानों में महिलाओं की भीड़ है। महिलाएं बाजारों में ही मेहंदी लगवा रही हैं। महिलाओं ने साड़ियां, ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान खरीदा। करवा चौथ पर्व को लेकर नवविवाहिताओं में उल्लास ज़्यादा नजर आ रहा है। करवा चौथ पर्व पर महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद को अर्घ्य देकर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। करवा चौथ पर्व पर अजमेर में नया बाजार, केसरगंज पड़ाव, पुरानी मंडी आदि बाजार में दुकानें सज गई हैं। पीतल और तांबे के करवे की खरीदारी के लिए बर्तन की दुकानें भी सजाई गई हैं। काफ़ी महिलाएं आज भी मिट्टी के करवे ही खरीदती हैं। आज के ट्रेंड के हिसाब से महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रही हैं। अजमेर की महिलाओं ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए चूड़ियां मंगवाई हैं। ज्वेलरी और गारमेंट्स बाजार से खरीद रही हैं। ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के लिए एडवांस बुकिंग भी कराई गई है। करवा चौथ है कल, उसके उपलक्ष्य में आज के दिन मेहंदी लगाई जाती है, सुहागन औरतें लगाती है और पूरा दिन हम लोग उपवास रखते हैं। रात को सरगी मिलती है, हम लोग वो खाते हैं। पूरा दिन पीना पानी के खाने के हाथ से रखते हैं और शाम की टाइम चंद्रमा निकलता है। सुहागन औरतें फुल श्रृंगार होता है सुहागन का, वो भी मंचते हैं, सारा करते हैं, सास ससुर को देते हैं। वो किस तरह से पूरे साल भर का इंतजार होता है आपको इस करवा चौथ का? हाँ, ये एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इस दिन हम लोग व्रत रखते हैं। सारा काम पूरा साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। कल जब आप पूजा करेंगे, कल जब व्रत खोलेंगे, तब कैसी कामना करेंगी माता जी से? माता जी से कहेंगे कि सुहाग हमारा बना रहे और घर परिवार में सुख शांति। ये जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से ये अभी जो फैला हुआ है वो जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए, सब शांति खुशी से रहे। इससे पूर्व मंगलवार को बाजारों में विवाहिताओं ने अपने हाथों में सुहाग का प्रतीक मेहंदी रचवाई, चूड़ियों की खरीदारी की, सुहाग और श्रृंगार का सामान खरीदा। पूजा के लिए करवा, पाने, छलनी, पूजन सामग्री की भी जमकर खरीदारी की। बीतने वाला है आपका, कैसे अभी खरीदारी करने आए हो आप? कल का दिन बहुत अच्छे बीतने वाला है क्योंकि सभी सुहागनें हैं ना जो अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी और बहुत एक्साइटेड रहती है सभी लेडीज़ है खास करके, क्योंकि अपने पति के लिए व्रत रखेंगी और कल पूजा पाठ वगैरह करेंगी। सब तैयार व्यार होकर कहानी वगैरह सुनेंगी। फिर तरीके से आज अपने हस्बैंड के साथ में शॉपिंग करना है। यहाँ शॉपिंग करने में करवा वगैरह लेना है, मेहंदी वेहंदी लगवाना है। कैसा बीतने वाला है कल का दिन? कैसे साल भर इंतजार होता है आपको कल के दिन का? बहुत अच्छा एक्साइटेड रहता है मतलब सभी को कि हाँ भाई कल करवा चौथ है, एक तरह से त्यौहार की तरह एंजॉय करते हैं कल सभी लेडीज से मिलकर और कहानी वगैरह सुनती है। बहुत अच्छा बीतता है कल का दिन। विवाहिताओं ने बताया कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पति और सुहाग की लंबी उम्र और निरोगी व स्वस्थ रहने की कामना के साथ करवा माते से प्रार्थना करते हैं। शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। साथ ही करवा माता की विधि विधान से पूजा कर घर परिवार में सुख शांति बनी रहे ऐसी कामना और प्रार्थना भी की जाती है। कल का दिन कैसे जाएगा आपका और अभी क्या करना है, शॉपिंग करना है? कल करवा चौथ है। हम लोग कल के दिन करवा माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पति की लंबी आयु और हम व्रत करके शाम को पूजा करते हैं
और इसी के लिए हम लोग आज चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। कैसी कामना करते हैं कोरोना जैसी बीमारी को लेकर माता जी से कल क्या रहेगा, मतलब कल पूरा दिन क्या रहता है आपका? कल हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम करवा माता जी की पूजा करते हैं, फिर शाम को चांद को अर्घ दे के व्रत खोल कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो, उनको हर रोग और बुरी बीमारियों से दूर रखें, हमारे परिवार में सुख शांति रहे। कल के दिन जो है किस तरह से सारी जो सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, किस तरह से पूरे साल भर इंतजार होता है कल के दिन का आपको? हाँ जी, कल का दिन बहुत स्पेशल माना जाता है सुहागनों के लिए, इसलिए हम लोग सजते संवरते हैं उनके लिए और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।